थॉमस अल्वा एडिसन, एक ऐसा नाम जिसके बिना आधुनिक दुनिया की रोशनी अधूरी लगती है। 11 फरवरी 1847 को जन्मे ये व्यक्ति सिर्फ एक इन्वेंटर ही नहीं थे, बल्कि एक नए युग के आर्किटेक्ट थी। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन से लेकर साउंड रिकॉर्डिंग और मोशन पिक्चर्स तक अपनी लगातार खोजों के माध्यम से उन्होंने मानव सभ्यता के रोजाना जीवन को परिवर्तित कर दिया। फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा और इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का प्रारंभिक रूप, इन सब ने दुनिया की दिशा ही बदल दी। लेकिन एडिसन की सबसे बड़ी खोज शायद कोई मशीन नहीं थी, बल्कि टीम वर्क और ऑर्गेनाइज्ड साइंस का विचार था। इसी सोच के साथ उन्होंने दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल रिसर्च लैबोरेटरी स्थापित की। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैसे एक साधारण इंसान बदल गया। विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क में थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1847 में यूनाइटेड स्टेट्स के ओहायो राज्य के छोटे से शहर मिलन में हुआ था। लेकिन उनका बचपन का ज्यादा हिस्सा मिशिगन के पोर्ट ह्यूरोन में गुजरा, जहां 1854 में उनका परिवार आकर बस गया। परिवार के 7 बच्चों में एडिसन सबसे छोटे थे, लेकिन आने वाले समय में वही सबसे ज्यादा चर्चित नाम बनकर उभरे। एडिसन के पिता सैमुअल ऑगडन एडिसन का जन्म नोवा स्कॉशिया के मार्शल टाउन में हुआ था। उनकी मां नैन्सी मैथ्यूज एलियट न्यूयॉर्क के चेनांगो काउंटी की रहने वाली थी। ज्ञान के प्रति प्रेम और जिज्ञासा का बीज सबसे पहले उनकी मां ने बोया था। एडिसन का पितृवंश डच मूल का था, जो धीरे धीरे न्यू जर्सी से गुजरकर नॉर्थ अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों तक फैल गया। एडिसन का पारिवारिक इतिहास भी कम रोचक नहीं था। उनके प्रपितामह जॉन एडिसन, जो एक लॉयलिस्ट था, 1784 में न्यू जर्सी छोड़कर नोवा स्कॉशिया चले गए। इसके बाद लगभग 1811 के आसपास परिवार अपर कैनेडा के मिडलसेक्स काउंटी में आ बसा। एडिसन के दादा कैप्टन सैमुअल एडिसन सीनियर ने 1812 के युद्ध में फर्स्ट मिडलसेक्स मिलिशिया के साथ सेवा दी। उनके पिता सैमुअल एडिसन जेआर 1837 के विद्रोह में शामिल होने के बाद मजबूरन ओंटारियो के वियना से भागकर ओहायो आ गए। बचपन में एडिसन का जीवन आम बच्चों जैसा नहीं था। उन्होंने बहुत कम समय के लिए फॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की। असल में उनकी सबसे बड़ी टीचर उनकी मां थी, जो खुद एक पूर्व स्कूल टीचर थी। घर की 4 दीवारों के बीच शुरू हुई ये शिक्षा यात्रा आगे चलकर पूरी दुनिया का भविष्य बदलने वाली थी। थॉमस अल्वा एडिसन ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही धीरे धीरे अपनी सुनने की शक्ति खोना शुरू कर दी। इतिहासकार पॉल इजराइल के मुताबिक बचपन में हुई स्कारलेट फीवर और कानों के बीच के हिस्सा में बार बार होने वाली इंफेक्शंस, जिन पर समय पर इलाज नहीं हुआ, इसी समस्या की कारण बनी। बाद के जीवन में एडिसन ने अपनी श्रवण शक्ति की हानि के बारे में कई कहानियां बताई। हकीकत यह थी कि उनके एक कण की सुनने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, जबकि दूसरे कण से सिर्फ बहुत कम सुनाई देता था। आवाज महसूस करने के लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। संगीत या पियानो की धुन महसूस करने के लिए दांत से लकड़ी को जोर से पकड़ लेते थे, ताकि कंपन सीधे उनकी खोपड़ी तक पहुंच सके। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, एडिसन का मानना था कि उनकी ये सुनने की कमी ही उन्हें बाहरी शोर शराबे से दूर रखकर अपने काम पर गहरा ध्यान केंद्रित करने में मदद करती थी। छोटी उम्र में ही एडिसन का कामकाजी सफर शुरू हो गया। उन्होंने एक न्यूज बुचर के रूप में काम शुरू किया। पोर्ट ह्यूरोन से डेट्रॉइट जाने वाली ट्रेन्स में घूम घूम कर अखबार, मिठाई और सब्जियां बेचते थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उनकी हफ्ते की कमाई लगभग $50 तक पहुंच गई, जो उस दौर में काफी बड़ी रकम थी। इस आय का ज्यादा हिस्सा वो अपनी रुचि के क्षेत्र में लगाते थे। बिजली और रसायन से जुड़े प्रयोग के लिए उपकरण खरीदने में अपने उद्यमी जज्बे का परिचय देते हुए उन्होंने एक छोटा अखबार शुरू किया, ग्रैंड ट्रंक हेरल्ड। ये अखबार कुल 24 अंक तक छापा
और स्थानीय खबरों की अलग और मौलिक रिपोर्टिंग के लिए जल्दी ही मशहूर हो गया। कुछ ही समय में इसके लगभग 500 ग्राहक बन गए और एडिसन इतनी प्रगति कर चुके थे कि कम से कम 2 सहायकों को नौकरी पर रख सके। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1862 में सिर्फ 15 साल की उम्र में एक बेकाबू ट्रेन से टकराने से एक बच्चे की जान बचाई। इस बहादुरी के लिए बच्चे के पिता एडिसन के इतने आभारी हुए कि उन्होंने एडिसन को टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में ट्रेनिंग दी। इसके बाद एडिसन ने पहले एक स्थानीय जनरल स्टोर में टेलीग्राफर के तौर पर काम शुरू किया। बाद में वो ओंटारियो के स्ट्रैटफोर्ड जंक्शन चले गए, जहां वो ग्रैंड ट्रंक रेलवे के लिए रात के टेलीग्राफर के रूप में काम करते थे। काम के बीच एडिसन क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते थे, डिफरेंट केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करते थे और अक्सर काम में डूबे रहने के कारण उनकी नींद पूरी नहीं होती थी। इसी वजह से एक बार तो ट्रेन्स के बीच टाकराव के करीब की बहुत खतरनाक स्थिति बन गई। इस घटना के बाद ही एडिसन ने उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। थॉमस अल्वा एडिसन 1863 से 1869 के बीच एडिसन ने ओंटारियो, मिशिगन, केंटकी, ओहायो और मैसाचुसेट्स जैसे अलग अलग स्थान पर रात की शिफ्ट में टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में काम किया। वेस्टर्न यूनियन के एम्प्लॉय के तौर पर उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस के न्यूज वायर को संभालने की जिम्मेदारी भी निभाई। सिंसिनेटी में वो एजरा गिलेलैंड के साथ रहते थे और दोनों की दोस्ती लगभग 25 साल तक बनी रही। एडिसन ने नेशनल टेलीग्राफ यूनियन ज्वाइन किया और उनकी मैगजीन के लिए भी लिखना शुरू किया। मशीन्स पार काम करने के अलावा वो स्पेनिश भाषा का अध्ययन भी करते थे। युवा पुरुष टेलीग्राफ ऑपरेटर्स के बीच एडिसन तेज दिमाग और नए प्रयोग करने के लिए मशहूर हो गए। हालांकि कई बार उनके ये प्रयोग उनके काम में रुकावट भी बन जाते थे। बोस्टन में 1867 से 1869 के दौरान एडिसन ने कुछ लोकल कस्टमर्स के लिए स्टॉक टिकर का आविष्कार करके कुछ पैसे कमाए। लेकिन जब उन्होंने इस वेंचर को न्यूयॉर्क तक बढ़ाने की कोशिश की तो वहां उसे पर्याप्त स्वीकृति नहीं मिली और आखिरकार उन्होंने उस पर लगाया हुआ पैसा खो दिया। थॉमस अल्वा एडिसन न्यू जर्सी के मेनलो पार्क में एडिसन ने एक ऐसी लैबोरेटरी स्थापित की जिसे दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल रिसर्च लैबोरेटरी माना जाता है, जिसका उद्देश्य पहले ज्ञान का सृजन करना और फिर उस ज्ञान के उपयोग को नियंत्रित करना था। यह लैबोरेटरी 1876 में उस समय के ररिटन टाउनशिप में बनाई गई, जो आज उनके सम्मान में एडिसन टाउनशिप के नाम से जानी जाती है। इस लैबोरेटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धन का प्रमुख भाग एडिसन के क्वाड्रुप्लेक्स टेलीग्राफ की व्यापारिक सफलता से मिला। एडिसन आमतौर पर अपने कर्मचारियों से ये अपेक्षा रखते थे कि वे रिसर्च के दौरान उनके निर्देशों का कठोरता से पालन करें और परिणाम लाने के लिए उन पर काफी दबाव भी डालते थे। एडिसन के नाम पर कुल 1093 पेटेंट्स दर्ज है। लैबोरेटरी के नेता के रूप में उनके अधीन काम करने वाले अनेक रिसर्चर्स के द्वारा किए गए आविष्कारों का श्रेय भी एडिसन के नाम से ही जोड़ा गया। एडिसन खुद बहुत लंबी अवधि तक काम करते थे और अपने आसपास के लोगों से भी वही उम्मीद रखते थे, या ये कहे कि उनसे ऐसी ही कामशैली की अपेक्षा की जाती थी। इसका मतलब होता था मंडे से फ्राइडे तक रोज लगभग 18 घंटे काम और सैटरडे और संडे को भी एक्स्ट्रा काम। एक कर्मचारी ने इस काम के माहौल को इस तरह वर्णित किया था, इंसान की थकान की सीमा तक पहुंच जाना। थॉमस अल्वा एडिसन 1878 में एडिसन ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक लाइटिंग सिस्टम पर काम शुरू किया जो बड़े पैमाने पर कमर्शियल यूज के लिए उपयोगी हो और जो गैस और तेल से चलने वाली रोशनी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, ऐसी उनकी उम्मीद थी। इस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था कम रेजिस्टेंस वाली इनकैंडेसेंट बल्ब बनाना, जो लाइटिंग के लिए आवश्यक थी। एडिसन से पहले भी कई आविष्कारों ने इनकैंडेसेंट बल्ब्स बनाए थे, लेकिन उनमें से अधिकांश में
गंभीर कमियां थी। बहुत कम आयु और चलाने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत, जिसके कारण उन्हें कमर्शियल तौर पर लागू करना मुश्किल था। एडिसन ने शुरुआत में कार्डबोर्ड से बना फिलामेंट इस्तेमाल किया, जिसे प्रेस्ड लैम्प से कार्बनाइज किया गया था, लेकिन यह जल्दी जलकर खत्म हो जाता था और लंबे समय तक रोशनी देने में असफल रहा। इसके बाद उन्होंने अलग अलग घास और गन्ना जैसे प्लांट जैसे हेम्प और पाल्मेटो पार एक्सपेरिमेंट्स किए और आखिरकार बैम्बू को सबसे बेहतर फिलामेंट के रूप में चुना। एडिसन के लिए रोशनी सिर्फ एक अलग मशीन नहीं थी, बल्कि एक पूरा सिस्टम थी। इस चुनौती का हल निकलने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, मार्केट रिसर्च, शक्तिशाली इन्वेस्टर्स के साथ संबंध बनाना, मैकेनिकल इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का अध्ययन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग, ये सब जरूरी था। इस तरह अप्रोच के जरिए एडिसन लाइटिंग की दुनिया को नया रूप देने की बुनियाद राखी। थॉमस अल्वा एडिसन 21 अक्टूबर 1879 को कमर्शियली उपयोगी इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का आविष्कार करने के बाद एडिसन ने गैस बेस्ड लाइटिंग सिस्टम्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक इलेक्ट्रिक यूटिलिटी सिस्टम तैयार किया। अपनी प्रगति को दिखाने के लिए उन्होंने एक बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया, जो पूरी तरह से उनके लाइटिंग सिस्टम से रोशन थी। 17 दिसंबर 1880 को एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी की स्थापना की। इसके बाद 1880 के दशक में एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कई पेटेंट्स रजिस्टर कराए। इस नई टेक्नोलॉजी कमर्शियल रूप से विकसित और फैलाने के लिए बहुत ज्यादा कॉपर वायर की जरूरत पड़ती थी। कॉपर की मात्रा कम करने के लिए एडिसन ने 3 तीन शाखा वायर सिस्टम का आविष्कार किया। न्यूयॉर्क में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए खासकर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक लाइंस लगाने के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी ने 65 एवेन्यू पार अपना दूसरा ऑफिस खोला। इसी साल के अंत तक न्यूयॉर्क में एडिसन मशीन वर्क्स और एडिसन इलेक्ट्रिक ट्यूब कंपनी भी शुरू हो गई। 1880 के दशक में एडिसन अपने न्यूयॉर्क के कर्मचारियों को अन्य कई कंपनीज की तुलना में काफी अधिक वेतन देते थे। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन को पूरी तरह से व्यावसायिक रूप देने से पहले एडिसन को एक ऐसे तरीके की जरूरत थी जिसे बिजली के प्रयोग की मात्रा को सही तरीके से मापना संभव हो सके। इसके बाद एडिसन ने अपना ध्यान बिजली के उपयोग को मापने वाले यंत्र बनाने पर केंद्रित किया। इसी जरूरत से जन्म हुआ पहला प्रभावी इलेक्ट्रिक मीटर। इस मीटर के जरिए पहली बार बिजली को एक बिकने वाली वस्तु के रूप में सही तरीके से गिनना संभव हुआ। इसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए 1882 में न्यूयॉर्क में एडिसन ने शुरू की दुनिया का पहला कमर्शियल पावर स्टेशन, पर्ल स्ट्रीट पावर स्टेशन। इस पावर स्टेशन ने सैकड़ों घरों और व्यापारिक संस्थाओं को नियमित रूप से बिजली देना शुरू किया, जिसके साथ ही आधुनिक बिजली व्यवस्था की असली शुरुआत हुई। इस सफलता के बाद भी एडिसन की जिज्ञासा थमी नहीं। बिजली व्यवस्था को वास्तविक रूप देने के साथ साथ उन्होंने एक बार फिर नजर डाली एक ऐसी समस्या पर जो सीधे तौर पर इंडस्ट्री और प्रोडक्शन से जुड़ी हुई थी। जैसे जैसे बिजली इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रही थी, वैसे वैसे इंडस्ट्री को जरूरत थी पर्याप्त और सस्ती रॉ मटेरियल की। इसी सोच से एडिसन की रुचि माइनिंग इंडस्ट्री की तरफ बढ़ने लगी। 1870 के दशक के अंतिम से एडिसन माइनिंग इंडस्ट्री में रुचि लेने लगे और इसमें एक्टिवली जुड़ गए। उस समय यूनाइटेड स्टेट्स के ईस्ट कोस्ट पर अच्छी क्वालिटी का आयरन ओरे आसानी से मिलता नहीं था, जिस वजह से अक्सर ओरे को मिडवेस्ट रीजन से लाना पड़ता था और जिससे खर्चा काफी ज्यादा हो जाता था। इस समस्या का सलूशन के लिए एडिसन ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने लो ग्रेड ओरे और समुद्री किनारे की रेत से आयरन निकलने का प्रयोग शुरू किया। उनसे पहले भी कई लोग मैग्नेट्स का इस्तेमाल करके आयरन को अन्य धातुओं से अलग करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई भी इस प्रोसेस को
लाभदायक तरीके से अंजाम नहीं दे पाया। 1880 में एडिसन ऑरे मिलिंग कंपनी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य समुद्री सैंड से आयरन को अलग करना था। एडिसन ने कई ग्राहकों को हर महीने सैकड़ों टन ऑरे देने का वादा किया, लेकिन 3 साल बाद यह प्रोजेक्ट बैंड हो गया और सिर्फ एक ही ग्राहक को ऑरे मिला। इस वेंचर में विलियम कैनेडी डिक्सन और जॉन बर्किनबाइन ने मदद की। बैचलर और इंसल ने कुछ पूंजी लगाई, लेकिन कुल निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा एडिसन ने खुद अपनी जेब से दिया। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, लेकिन पूरा नुकसान भी नहीं था। इस अनुभव ने एडिसन को अपनी कुछ टेक्नोलॉजीज को लाइसेंस करके ज्यादा लाभदायक आयरन प्रोड्यूसर्स तक पहुंचाने का मौका दिया। इस तरह माइनिंग का यह अध्याय एडिसन के लिए एक सीख बना, जहां उन्हें मिला अनुभव भी और तकनीकी ज्ञान भी। 1886 का बसंत एडिसन के साम्राज्य में पहली बार मजदूरों की नाराजगी खुलकर सामने आई। यही हुआ पहला लेबर स्ट्राइक, जिसका नेतृत्व किया D.J. ओडेर ने, जो एडिसन ट्यूब वर्क से कनेक्ट था। उस दौर में न्यूयॉर्क सिटी में आमतौर पर दिन के 9 घंटे काम होता था। एडिसन के कर्मचारी शहर के सबसे अच्छे वेतन पाने वालों में गिने जाते थे, लेकिन सच्चाई यह भी थी कि अक्सर करवाए जाने वाला एक्स्ट्रा काम के लिए ओवरटाइम का भुगतान नहीं मिलता था। स्ट्राइकर डिमांड स्पष्ट थी: वेतन में बढ़ोतरी, ओवरटाइम का भुगतान और लेबर यूनियन बनाने का अधिकार। पर नियंत्रण खोने के फेर से एडिसन और उनके मैनेजर्स यूनियन पार किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए। साल के अंत तक न्यूयॉर्क सिटी की कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बैन कर दी गई और प्रोडक्शन को केंद्रित कर दिया गया। इसी क्रम में एडिसन यूनाइटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने न्यूयॉर्क में एक नया फैक्ट्री शुरू किया। एडिसन के बिजनेस को अपने शहर तक लाने के लिए अपना सिटी के नागरिकों ने रियल एस्टेट खर्च का 16% सब्सिडी दी। इस दौर के बीच 1881 में एडिसन के जीवन में प्रवेश करते हैं सैमुअल इंसल, जो पहले वैनिटी फेयर में काम कर चुके थे। सेक्रेटरी के रूप में शुरू हुई यह पहचान जल्दी ही गहरी दोस्ती में चेंज हो गई। इंसल धीरे धीरे एडिसन के सबसे विश्वसनीय सहयोगी बन गए। एडिसन के जीवन में व्यक्तिगत दुख का समय आया। वह मेरी मृत्युशय पर थी, तो इंसल ने सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक अपने जैसे परिवार का सहारा बनकर साथ दिया। माइनिंग प्रोजेक्ट पर काम करते हुए एडिसन और उनके एक कर्मचारी विलियम कैनेडी लॉरी डिक्सन, जो एक फोटोग्राफर भी थे, जिसने 1888 में एक ऐसी कैमरा बनाने की कोशिश शुरू की जिसका उद्देश्य था फोनोग्राफ जैसे ईयर के लिए काम करता है वैसे ही आंखों के लिए करना। शुरुआत में यह विचार सिलेंडर पर माइक्रोफोटोग्राफ्स रिकॉर्ड करने के रूप में सामने आया। इस प्रोजेक्ट में एडिसन ने मुख्य रूप से इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स पर ध्यान दिया, जबकि डिक्सन ने ऑप्टिक्स और फिल्म से कनेक्ट जिम्मेदारी संभाली। 1897 में एडिसन को एक मोशन पिक्चर कैमरा का पेटेंट मिला, जिसे किनेटोग्राफ नाम दिया गया। हालांकि इस आविष्कार का श्रेय डिक्सन को दिया जाता है। बाद में एक प्रोटोटाइप फिल्म कैमरा तैयार किया गया, जिसमें 19 मिलीमीटर फिल्म का उपयोग हुआ और जिसमें गोल आकार की इमेजेस रिकॉर्ड होती थी। इस कैमरा के पहले सफल टेस्ट्स 20th में 1891 को एक सरल व्यूअर के माध्यम से पब्लिक के सामने दिखाया गया। असल में एडिसन का लक्ष्य सिर्फ एक मोशन पिक्चर कैमरा बनाना नहीं था, वो काइनेटोफोनोग्राफ बनाना चाहते थे, जिसमें चलती हुई तस्वीरें रिकॉर्ड करने के साथ साथ आवाज भी एक साथ रिकॉर्ड हो सके और दोनों का सिंक्रोनाइज्ड प्लेबैक मुमकिन हो। 1890 के बसंत में डिक्सन ने खुद को अभिनेता बनाकर साउंड के साथ पहली फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन साउंड और वीडियो को सही तरीके से सिंक करना बहुत मुश्किल साबित हुआ। इसलिए एडिसन ने इस प्रोजेक्ट को उस समय कमर्शियल स्टार पर रोक दिया। इसके बाद आया एडिसन के जीवन का सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल संघर्ष, एसी वर्सेस डीसी वॉर। एडिसन डायरेक्ट करंट के पक्ष में थे। उनका मानना था कि डीसी ज्यादा सेफ है और सिटी के लिए बेहतर विकल्प है।
उनके बनाए हुआ पावर स्टेशंस, मीटर्स और वायरिंग सिस्टम्स सब डीसी पर आधारित थे। दूसरी तरफ निकोला टेस्ला और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ऑल्टरनेटिंग करंट को आगे बढ़ा रहे थे। एसी की सबसे बड़ी ताकत थी बिजली को लॉन्ग डिस्टेंस तक कम नुकसान के साथ पहुंचना। इस वजह से एसी बड़े शहरों और इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा उपयोगी साबित हो रहा था। इस टकराव में सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बिजनेस, रेप्यूटेशन और भविष्य सब कुछ स्टेक पार लगा हुआ था। एडिसन ने डीसी को सुरक्षित बताने के लिए एसी को खतरनाक दिखाने की कोशिश की। यही तक कि एसी की शक्ति को दिखाने के लिए पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस भी हुए, जो आज भी इतिहास का सबसे अंधेरा अध्याय माने जाते हैं। लेकिन अंत में एसी सिस्टम अपनी प्रैक्टिकलिटी और एफिशिएंसी के कारण जीत गया। दुनिया ने धीरे धीरे ऐसी पावर को अपना लिया और आज भी हमारे हाउस तक पहुंचने वाली बिजली ज्यादातर एसी होती है। फिर भी इस युद्ध में हार के बावजूद एडिसन की भूमिका कम नहीं होती। अगर एडिसन ने बिजली को पहले कमर्शियल और एक्सेसिबल ना बनाया होता तो शायद ऐसी सिस्टम को भी इतनी जल्दी स्वीकृति ना मिल पाती। इसीलिए एसी वर्सेस डीसी वॉर सिर्फ एक विजय और एक हार की कहानी नहीं, ये कहानी है आधुनिक बिजली के जन्म की। और इस कहानी में थॉमस अल्वा एडिसन का नाम हमेशा अमर रहेगा। इस सब के बाद एडिसन का सफर धीरे धीरे अपने अंतिम मोड़ की तरफ बढ़ने लगा। 18 अक्टूबर 1931 दुनिया ने अपनी सबसे रोशन आवाज खो दी। थॉमस अल्वा एडिसन का निधन हो गया। उनकी याद में अमेरिका के कई शहरों में लाइट्स को 1 मिनट के लिए बुझा दिया गया, जैसे पूरा देश अपने रोशनी देने वाले को आखिरी सलाम दे रहा हो। एडिसन सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं थे, वो एक युग थे। अंधेरा कभी परमानेंट नहीं होता अगर कोई रोशनी जलाने का हौसला रखे। और इस दुनिया को रोशन करने वाले इंसान का नाम था थॉमस अल्वा एडिसन।